स्वागत है आपका एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज हम देखेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। एनसीईआरटी की पीडीएफ से करेंगे हम इसे और देखेंगे कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार, यानी मुगल दरबार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा ही है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। पार्ट 1 है और पार्ट 1 में मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आपको कवर करवा दूंगा। हालांकि मैंने इसके क्वेश्चन आंसर अपने एपिसोड वाली वीडियो में करवाए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल विजातीय जनता प्रशासन के लिए नियुक्त मानते थे। यानी ये जो मुगल शासक होते थे, राजा होते थे, वो अपने आप को क्या मानते थे कि वो शासन के लिए ही बने हैं, यानी वो शासन के लिए क्या है, नियुक्त है, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल ठीक मानते थे। और उन्होंने क्या करा था अपने समय में, यानी कि इस दृष्टि से प्रचार प्रसार का एक तरीका राजवंशीय इतिहास लिखना लिखवाना था। यानी वो क्या करते थे, जो मुगल शासक होते थे वो अपने समय का के बारे में लिखवाते थे। उन्होंने अपने दरबार में क्या कर रखे थे, इतिहासकार रखे थे जो क्या करते थे, उनको लिखते थे। उन्होंने उनको लिखने का काम सौंप रखा था। क्या लिखते थे वो ये लिखते थे भाई शासन कैसा है, वो लिखते थे शासक कैसा है, वो सारी चीज़ें लिखते थे शासन के बारे में, जो बाद में आने वाले समय में इतिहास बन गया था। यानी वो अपनी बातों को आने वाले समय में भी आगे तक पहुंचाना चाहते थे। एक ये था। दूसरी चीज़ क्या है कि ये याद रखना कि ये जो लिख रहे हैं ये उन्हीं के चेले होते हैं, मुगल शासक के, तो ये वैसा ही लिखेंगे जैसा वो चाहेंगे, ये कुछ भी गलत नहीं लिख सकते थे उनके खिलाफ। ठीक है। ये जो कुछ आधुनिक इतिहासकार हैं, आज के समय के आधुनिक इतिहासकारों की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये जो लिखने का तरीका था, शैली थी, स्टाइल था, इसको बोला है क्रॉनिकल्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इतिहास, या हम इसको बोल सकते हैं इतिवृत्त, इसका नाम दिया। ये इतिवृत्त घटनाओं का कालानुक्रमिक, यानी कि समय के अनुसार, कालक्रम मतलब जैसे 2000 चल रहा है, फिर उसके बाद 2001, फिर 2002, ऐसे करके मतलब पूरा 3, 4, 5 क्रम से बता रखा है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एक एक बात को क्रम से लिख रखा है, विवरण है। मुगलों का इतिहास लिखने के इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए इतिवृत्त अपरिहार्य स्रोत है। अगर कोई मुगलों का इतिहास लिखना चाहता है तो उसके लिए ना ये जो इतिवृत्त हैं ये एक बहुत तगड़ा स्रोत है, क्योंकि इनमें से उनको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी मुगलों के बारे में और उससे जुड़ी घटनाओं को अपने फिर बाकी चीज़ों से कनेक्ट करके वो इतिहास लिख सकता है। एक और तो ये इतिवृत्त मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना था, यानी एक एक फैक्ट बताता था जिन्हें दरबारी घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफ़ी मेहनत करके बनाया जाता था, क्योंकि इतिहास लिखना इतना आसान नहीं था उस टाइम पे वो सारी बातें लिखना। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इन मूल पाठों का उद्देश्य जो है वो इन आशयों को संप्रेषित करना था कि जिन्हें मुगल शासक अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते थे। मुगल शासक अपने क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों को लागू करना चाहते थे तो वो उन्हें लिखवा भी देते थे, इनके जरिए भी जानकारी पहुंचा देते थे। अतः ये इतिवृत्त हमें इस बात की भी झलक देते हैं कि कैसे शाही विचारधाराएं रची और प्रचारित की जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमें कुछ खास नहीं ध्यान रखना था, इतिवृत्त क्या होती है, इतिहास क्या होता है, मुगलों ने कैसे लिखवाया, किसके द्वारा लिखवाया, ये था। जो हमारा टॉपिक शुरू होता है दोस्तों वो यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक और आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं मुगल शासक जो है और उनका साम्राज्य, कौन थे ये मुगल और कहाँ से आए थे, क्या था, पूरी एक एक बातों को हम बताएंगे। देखो मुगल जो नाम है ना वो मंगोल से निकला है। किससे निकला है? मंगोल से। यद्यपि आज यह नाम एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है। अब अगर हम ये मुगल पढ़ते हैं ना तो इसका मतलब हमें एक बात पता लगती है, एक साम्राज्य की। हमें ये नहीं पता लगता कि ये मंगोल से निकला है, इसका कनेक्शन मंगोल से। जहां पे भी मुगल अगर हम सुनेंगे मुगल तो हमारा सीधा ध्यान जाएगा मुगल साम्राज्य, मुगल शासक, इस तरीके से। लेकिन राजवंश के शासक स्वयं के लिए ये नाम नहीं चुना, यानी जो शासक थे उन्होंने अपने लिए ये नाम नहीं चुना था मुगल। वो अपने आप को तैमूरी कहते थे क्योंकि वो पितृपक्ष से तिमूर वंश के थे, यानी कि जो उनके पिता थे वो तैमूर वंश के थे और मातृपक्ष यानी माता की तरफ से क्या थे, वो चंगेज खां के संबंधी थे, यानी माता चंगेज खां। ठीक है। वो इस माता जो थी वो यहां से थी चंगेज खां की तरफ से और पिता जो थे वो तैमूर वंश के थे। ठीक है। इस तरीके से क्या था कि वो पितृपक्ष तुर्की शासक तिमूर के वंशज थे
और आपको पता होगा तुर्की मैंने बताया था, वहाँ पे जो उनका शासक था उसे इस्लाम के अकॉर्डिंग क्या माना जाता था, सभी मुस्लिमों का राजा माना जाता था, खलीफा नाम दिया गया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बताया था मैंने आपको। तो देखो पहला मुगल शासक जो था बाबर था, बाबर। तो यहाँ से एक बात हमें पता लगती है दोस्तों, तो देखो दोस्तों यहाँ से हमें एक बात पता लगती है कि जो मुगल शासक हैं, जो मुगलों के शासक आए थे, तो सबसे पहले कौन आए थे, बाबर। इन्होंने करी थी स्थापना। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, भाजसा या जे भी लिख सकते हो, जैसे आप पढ़ना चाहो। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कुछ इस तरीके से हमको ये याद करना होता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन थे, बाबर थे। वो मातृपक्ष से, जो उनकी माता थी वो चंगेज खान की संबंधी थी, उधर से संबंध था उनका। और वहीं हम अगर तुर्की, वह तुर्की बोलता था, यानी उसके पिता की तरफ से वो तैमूर वंश का था और माता की तरफ से चंगेज खान वंश का था। तो वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए, उसने क्या करा, मंगोलों का उपहास यानी मंगोलों का मजाक करते हुए, मजाक बनाते हुए बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया गया कि उसको ऐसा माना जाता था कि वो क्या कहता था, मंगोलों का मजाक बनाया था। 16वीं शताब्दी के दौरान जो यूरोपीय थे, यूरोपीय यानी अंग्रेज, यूरोपियों ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द रख दिया। उन्होंने बोला, जब भी मतलब वो भारत के बारे में और मुगलों के बारे में बोलते थे तो उन्होंने एक शब्द रखा मुगल, और बाद में ये शब्द इतना प्रचलित हो गया कि ये मुगल शासक बन गए, ठीक है। तो ये किसका दिया हुआ नाम है, यूरोपियों का। 16वीं शताब्दी से ही इस शब्द का निरंतर प्रयोग होता रहा है, और यहाँ तक कि रडयार्ड किपलिंग, आपने जंगल बुक जो फेमस किताब है, कार्टून है, मूवीज है, इस पे वो तो आपने देखा ही होगा, जिसमें एक मोगली नाम का कैरेक्टर है। ये जो मोगली है ये भी यहीं से, मुगल से ही उत्पन्न हुआ है, ठीक है। मुगलों और स्थानीय सरदारों के बीच, मुगलों और स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्रियों के जरिए तथा विजयों के जरिए भारत के विविध क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर साम्राज्य की रचना की गई। मुगल जो थे वो आए यहाँ पे भारत में, स्थानीय जो सरदार थे उनसे उन्होंने मैत्री संबंध भी करे, कुछ से युद्ध भी लड़ा, कईयों को हराया भी, जो अपनी बात मनवाने की कोशिश करी, जो मान गया ठीक है, जो नहीं माना उन पे हमला किया। इस तरीके से उन्होंने क्या करा, अपने क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर, उन सब भारत के जो क्षेत्रीय राज्य थे उनको अपने में मिलाकर अपने साम्राज्य को बड़ा किया। साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे बाबर, मैंने आपको बताया था अभी। बाबर वो क्या थे, मध्य एशिया के थे, और उनका जो देश था फरगाना, वहाँ से क्या हुआ था, उनके जो स्वदेश यानी उनके स्वदेश से, उनके देश से, फरगाना से प्रतिद्वंदी जो कॉम्पिटिटर थे उन्होंने उनको भगा दिया था वहाँ से। तो उसने सबसे पहले स्वयं को क्या करा, काबुल में स्थापित करा। वहाँ से भगाए गए तो वो आ गए काबुल में। फिर उन्होंने 1526 में अपने दल के सदस्य यानी उनके जो ग्रुप के सदस्य थे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में चल दिए हुए वो आए भारतीय उपमहाद्वीप में और आगे की ओर बढ़ गए, ठीक है। तो वो क्या आए थे, संसाधनों की तलाश में। इसके बाद क्या हुआ, उनका जो उत्तराधिकारी था, मैंने अभी बताया था भाजसा, बाबर, हुमायूं, अकबर, यानी कि उनका जो उत्तराधिकारी था वो था हुमायूं। हुमायूं ने भी क्या करा, अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तार किया, बढ़ाया, किंतु वे अफगान नेता थे, लेकिन जो अफगानी नेता थे शेरशाह सूर, उनसे हार गए, वो युद्ध हुआ, हार गए, जिससे क्या हुआ कि उसे ईरान की सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होकर, मतलब बंधक के रूप में समझ लो कि जबरन, मतलब उसको वहां पे बाध्य कर दिया गया, रहने के लिए वहां पे मजबूर किया गया। 1555 में हुमायूं ने क्या करा, सूरी को पराजित करा, जो उसका बदला था, यानी सूरी ने उनको हराया था तो अब उन्होंने क्या करा, इनको हरा दिया, पराजित किया। उसके 1 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कई लोग जलालुद्दीन अकबर, उसके बाद आए हुमायूं के बाद अकबर। कई लोग जो अकबर, अगर हम देखें ना मुगल शासक में जो सबसे योग्य और सबसे अच्छे राजा माने जाते हैं वो अकबर माने जाते हैं। तो जलालुद्दीन अकबर को मुगल बादशाहों में महानतम बताया,
क्योंकि उसने ना केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसने क्या करा, अपने समय में विशालतम, दृढ़तम, सबसे समृद्ध राज्य बना दिया। उसने सिर्फ अपने साम्राज्य को नहीं बढ़ाया बिल्कुल, बल्कि उसका विकास करके उसको मजबूत बना दिया। अकबर जो थे वो हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल हुए। उसने ईरान के सफाइयों और तुरान के उज्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाई। यानी कि जो ये ईरान के जो सफाई और तुरान के जो उज्बेक थे, ये क्या करते थे कि विभिन्न देशों में हमला कर करके वहां पे अपना साम्राज्य बढ़ाते थे। अकबर ने, लेकिन जब तक अकबर रहे, उन्होंने इनको अपने साम्राज्य में आने तक को नहीं दिया, बिल्कुल भी। इन्होंने अपने साम्राज्य को पूरी तरीके से उनसे बचा कर रखा। अकबर के बाद क्या हुए, अकबर के बाद आए जहांगीर के, फिर उसके बाद शाहजहां और फिर औरंगजेब। अगर अकबर के बाद हम बात करें तो अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये तीनों जो थे ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों वाले ये तीनों ही बहुत अच्छे उत्तराधिकारी थे। लेकिन औरंगजेब जो था उसने काफ़ी गलत करा था शाहजहां के साथ। तो ये सब छोड़ो, यहाँ से देखो, इनके अधीन क्षेत्रीय विस्तार जारी रहा। यद्यपि इसकी गति काफ़ी धीमी रही, इन्होंने भी क्या करा, अपना क्षेत्र का विस्तार करा, लेकिन इनकी जो स्पीड थी वो धीमी रही। लेकिन फिर भी जो तीनों शासक थे, तीनों शासकों ने शासन के विविध यंत्रों को बनाए रखा और मजबूत करा मुगल शासक को। जो बेस्ट थे वो थे अकबर। अकबर के बाद ये जो हम पढ़ रहे हैं जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये तीनों भी अच्छे योग्य शासक थे। इन्होंने भी अपने विस्तारवादी नीतियों को बनाए रखा, लेकिन उतने ज़्यादा सफल नहीं रहे जितने अकबर थे अपने टाइम पे। अब देखते हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ दोस्तों, शाही संस्थाओं के ढांचे का निर्माण हुआ। आप देखते हो मुगलों में शाही सिस्टम होता था सब कुछ। इसके अंतर्गत क्या हुआ, प्रशासन, यानी शासन कैसे करना है, कराधान कैसे करना है, इन सब का अच्छा तरीका बताया गया था। मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था। यानी मुगल शक्ति में सबसे जो मजबूत केंद्र होता था वो दरबार होता था, वहीं से फैसले लिए जाते थे सारे। यहाँ पे राजनीतिक संबंध गढ़े जाते थे। साथ ही श्रेणियों और हैसियत परिभाषाओं, मतलब श्रेणियाँ और हैसियत, इसको परिभाषित किया जाता था कि कौन सा किस कैटेगरी में डालना है, किसकी क्या हैसियत होनी चाहिए, किसको कौन सा पद देना है, ये सारी चीज़ें यहीं से होती थी। मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था सैन्य शक्ति और उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न परंपराओं को समायोजित करने की चेतन की नीति संयोजन पर आधारित थी। यानी कि मुगलों ने क्या करा था, राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति को मजबूत किया और विभिन्न क्षेत्रों को जीतते गए थे। ये 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की जो मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल साम्राज्य जो था उसकी जो शक्तियां थी वो धीरे धीरे घटने लगी। दिल्ली, आगरा, लाहौर, ये भिन्न भिन्न राजधानी नगरों से नियंत्रण जो था, वहाँ पे इनकी जो शक्तियाँ थी वो कम हो गई थी और वहाँ पे जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, यानी इनके अलावा जो क्षेत्रीय शक्तियाँ रही होंगी, वो मजबूत होने लगी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा खत्म हो गई। इनकी प्रतिष्ठा इस टाइम पे बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई थी, बस इनकी शक्तियाँ पहले से थोड़ी कम हो गई थी। अगर हम बात करें 1857 की, तो अगर आपने 1857 वाला चैप्टर का वीडियो देखा है तो मैंने आपको याद होगा बताया था कि अंतिम जो मुगल शासक थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, आपको पता है कि इनके पास गए थे वो उपद्रवी भारतीय, जिन्होंने क्या करा था कि इनसे परमिशन मांगी थी। परमिशन मांगने के लिए उन्होंने क्या करा था, डायरेक्ट उसमें घुस गए थे इनके जहाँ पे ये रहते थे, और फिर बाद में मजबूरन इन्होंने अपनी परमिशन दी थी 1857 के विद्रोह को। तो ये आखिरी शासक थे मुगल वंश के, अंतिम शासक। और ये यहाँ तक हमने सारा पढ़ रखा था पेपर में। अब देखो भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको हल्का रिवाइज करवा के सारा बता देता हूँ। देखो हमने क्या देखा भाई, मुगल जो शासन था वो कैसे आए, यानी कि वो कौन से वंश के थे। पिता की तरफ से अगर बात करें तो वो तैमूर वंश के थे, मातृ की तरफ से बात करें तो चंगेज खान वंश के थे। और जो बाबर था वो क्या था, बाबर इसका पहला शासक था। फिर बाबर के बाद हमने पढ़ा था बाबर, हुमायूं, अकबर। तो ये कैसे कैसे आए, कौन कौन थे, कैसे शासक बने, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने पढ़ा है। बस याद रखना कौन सा कब आया। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो ये मुगल शासक थे, इनका जो
वर्चस्व था वो धीरे धीरे क्या होने लगा था, कम होने लगा था। अब आते हैं इतिवृत्तों की रचना। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ये जो इतिहास वगैरह लिखा जाता है कैसे लिखा गया, तो मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाया गया था ये इतिवृत्त। किसके द्वारा? मुगल बादशाहों के द्वारा। इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की प्रयोजना का उद्देश्य से लिखे गए थे। यानी कि जो मुगल शासक थे उन्होंने क्या करवाया था, इतिहासों इन चीजों को लिखवाया था, ठीक है, ताकि आने वाले समय में भी इन सारी चीज़ों के बारे में लोग जान सकें। और इसी तरह इनका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध करा था उन्हें भी ये बताना था कि उनके सारे विरोध जो थे वो असफल होना नियत है। यानी मुगल इतने अच्छे शासक हैं, इनका कहने का मतलब यह है कि मुगल इतने अच्छे शासक है कि कोई विरोध भी करे तो विरोध उनके यूं ही हट जाएंगे, क्योंकि ये अपने शासन में बहुत अच्छे हैं। और फिर ये भी था कि शासक ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, उनको हमारे शासन का विवरण उपलब्ध हो। यानी ये जो मुगल लिखवा रहे हैं, मान लो जो बाबर ने लिखवाया होगा वो आने वाले शासक रहे होंगे, हुमायूं, अकबर, उनके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या रही होंगी, एक ऐसी जानकारी रही होगी उनके भविष्य, उनके अतीत के बारे में कि कैसे कैसे शासन को उन्होंने बढ़ाया, कैसे विजय प्राप्त करी, सब चीज़ों की उनको लिखित रूप में विवरण मिल जाता था। फिर क्या है कि मुगल इतिवृत्तों के लेखक जो होते थे वो कौन होते थे, दरबारी ही होते थे। अब दरबारी होते थे तो आप एक चीज़ सोच सकते हो कि दरबारी होंगे तो वो हमेशा कैसा लिखेंगे, जो शासक है उसके पक्ष में लिखेंगे। अगर शासक में कोई कमी भी है तो वो कमी को नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई कमी को लिखेंगे तो शासक उन्हें फांसी पे टंगवाएगा। तो इसीलिए वो क्या करते थे, इस तरीके से लिखते थे जिससे शासक भी खुश रहे और उसकी मतलब उसे लगे कि उसकी हर चीज़ में तारीफ हो रही हो। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में थी शासक पर केंद्रित घटनाएं, यानी शासक जो था, राजा जो था, उस पर जो भी उससे रिलेटेड घटनाएं थी वो सारी चीज़ें लिखी जाती थी। शासक के परिवार ये लिखा जाता था। दरबार और अभिजात वर्ग, अभिजात मतलब जो वो होंगे जो अमीर लोग होते हैं। युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, युद्ध कितने जीते, कितने लड़े, कहाँ पे गए, कौन सा शासन अपने में, राज्य को अपने में शामिल किया, सारी चीज़ें लिखी होती थी। प्रशासनिक व्यवस्थाएं यानी कि जो शासन करने का तरीका था वो क्या था, टैक्स कैसे लिया जाता था, या सैनिक वगैरह व्यवस्था, विभिन्न विभाग बटे हुए थे, राजा का दरबार, वो सारी चीज़ें लिखी थी। फिर इसके बाद आप देखोगे अकबर, शाहजहां, आलमगीर, मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी की कहानियों पर आधारित इतिवृत्तियों के शीर्षक। आप देखो ये अकबर नामा लिखी गई है, शाहजहां नामा लिखी गई है, आलमगीर नामा लिखी गई है। इससे ये संकेत करते हैं कि इन उनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य और दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण होता था और उन्होंने उन सारी चीज़ों के बारे में लिखा था। अब आते हैं तुर्की से फारसी की ओर। ये जो लैंग्वेज थी तुर्की, इस देश से आए थे ये मुगल, ठीक है। और हुआ क्या कि भाई इनकी जो लैंग्वेज होती थी वहाँ की वो होती थी तुर्की। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि आगे जो भारत में आए तो फारसी भाषा जो थी उसको महत्व दिया जाने लगा। फिर क्या हुआ, फारसी और हमारी जो हिंदवी बोलते हैं, जिसे हिंदुस्तानी, हिंदवी या आप ऐसे लिख सकते हो उसको हिंदवी, जो हिंदवी भाषा थी, इन दोनों को मिलाकर एक नई भाषा बनी जिसको हम बोल सकते हैं उर्दू। तो ये सारी कहानी कैसे है ये सब हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से बस देखो इसे कि क्या हुआ था दोस्तों। मैं पहले इसको हटा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ सारी चीजें। ठीक है, देखो तुर्की से फारसी की तरफ मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। यानी मुगल दरबार के जो भी इतिहास थे वो लिखे गए थे फारसी भाषा में
थे तो, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज वगैरह थी वो तो तुर्की थी, पर ये फारसी में क्यों थे इसे देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों, यानी जब दिल्ली सल्तनत का समय आया था, दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं, जैसे कि उत्तर भारत में हिंदवी बोली जाती थी, हिंदवी और उसके क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पल्लवित हुई। यानी कि क्या हुआ कि हिंदवी भाषा में भी काफ़ी चीज़ें लिखी गई थी और फारसी भाषा में बहुत ज़्यादा लिखी थी गई, तो इसीलिए फारसी भाषा जो थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई थी इस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी वैल्यू बढ़ गई थी, इसको बहुत ज़्यादा अपनाया जाने लगा था। मुगल जो थे वो चगताई मूल के थे। चगताई जो है वो कौन है? चगताई जो है वो स्वयं को चंगेज खां से संबंधित बड़े पुत्र का वंशज मानते हैं, चंगेज खां का सबसे बड़े पुत्र को। शासक देखो आगे, तुर्की जो अतः तुर्की जो है उनकी मातृभाषा है, तुर्की उनकी मातृभाषा थी। इनके पहले शासक जो बाबर थे उनकी जो कविताएं और संस्मरण है वो तुर्की भाषा में ही लिखी गई थी। अकबर ने सोच समझ के फारसी को दरबारी भाषा बनाया था। अकबर ने कौन सी भाषा को दरबारी भाषा बनाया था? फारसी भाषा को, और बहुत सोच समझ के बनाया था, ठीक है, बनाया। संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ साथ अगर बात करें मुगल दरबार में, तो पद पाने को इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया होगा। कि बादशाह जो थे अकबर, उनके दरबार में बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आए होंगे जो कि उनके राज दरबार में जगह पाना चाहते होंगे, यानी कि वहाँ पे पदवियाँ पाना चाहते होंगे। वहाँ पे आपको पता है ना कि उस टाइम पे क्या होता था कि जो विद्वान व्यक्ति आते थे उनका बहुत सम्मान किया जाता था दरबार में, और जो राजा होते थे वो हमेशा विद्वानों से सलाह लेते थे, उनकी बातों को देखते थे। तो इन्होंने क्या करा होगा, अकबर को प्रेरित किया होगा। किस लिए उन्होंने प्रेरित किया होगा? इस भाषा को अपनाने के लिए, यानी फारसी भाषा को अपनाने के लिए। फारसी को दरबार की भाषा में ऊंचा स्थान दिया गया था, यानी फारसी को बहुत वैल्यू दी गई थी, तथा उन लोगों की शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा में अच्छी पकड़ थी। जो फारसी भाषा में अच्छी कमांड थी, जिनकी अच्छी पकड़ थी, जो इसको बहुत अच्छे से इसका व्याकरण वगैरह सब जानते थे, उनको क्या किया गया? उनको ऊंचा स्थान दिया गया दरबार में। शाही परिवार के लोग और दरबार के विशिष्ट सदस्य यह भाषा बोलते थे। कुछ और आगे यह सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई। कुछ आगे अगर हम चलें तो क्या हुआ, यह हर लेवल पे प्रशासन की भाषा बन गई, यानी जो भी शासन वगैरह जो भी होता था वो सब इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता था, जिससे लेखाकार, लिपिक और अन्य अधिकारियों ने भी सीख ली इसको, अन्य अधिकारियों ने भी सीख लिया। जहां जहां फारसी डायरेक्ट प्रयोग में नहीं थी वहां पे या तो राजस्थानी या मराठी या फिर तमिल शासकीय लेखों में भाषा को इसकी शब्दावली और मुहावरों ने व्यापक रूप से प्रभावित किया। तो इन भाषाओं की जो शब्दावली, वर्ड वगैरह थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। चूंकि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग उपमहाद्वीप के बहुत मतलब कई अलग अलग क्षेत्र से आए थे, अलग अलग जगह से आए थे। वे अन्य भारतीय भाषाएं भी बोलते थे, जैसे मान लो सिर्फ ये नहीं कि वो फारसी ही बोलते, वो अन्य लैंग्वेज भी बोलते थे, तथा स्थानीय मुहावरों को संविष्ट करने से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया। यहाँ से देखो थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ था कि जो फारसी बोलते थे ना उनको अन्य भारतीय भाषाएं भी आती थी। जैसे मान लो किसी को तमिल आती है, राजस्थानी आती है, मराठी आती है, अन्य भाषा आती है। अब ऐसे में क्या है कि किसी को अगर अन्य भाषा आती है तो वो क्या कर सकता है कि मतलब जब अन्य अलग अलग भाषाएं आती है तो उनसे नए नए शब्द बन जाते हैं, नए नए मुहावरे बन जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, इन सारी चीज़ों से जो फारसी थी उसका भी भारतीयकरण हुआ, यानी फारसी को भी पसंद किया जाने लगा। फारसी का हिंदी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा बनी कि जो फारसी थी, इसके शब्द फारसी भाषा के, और जो हिंदवी थी इसके शब्द, इन दोनों को जब मिला दिया गया तो एक नई भाषा बनी जिसे बोलते हैं उर्दू। अगर आप उर्दू ध्यान से सुनोगे कभी तो उर्दू आपके बिल्कुल, अगर आपको नहीं आती अच्छे से तो आपको ये नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो समझोगे, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो हिंदी और फारसी भाषाओं से मिलकर एक बनी भाषा है, जिसमें जो हिंदवी शब्द होंगे वो हमें समझ में जरूर आएंगे, तो थोड़ा बहुत हम समझ जाएंगे, ठीक है। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे। अकबरनामा जो था कौन सी भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में लिखा गया था। जबकि अन्य जैसे बाबरनामा था
वो तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया था। यानी जो बाबरनामा में था वो ओरिजिनल तो लिखा गया था तुर्की में, लेकिन उसको बाद में ट्रांसलेट कर दिया गया फारसी भाषा में। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे जो संस्कृत ग्रंथ थे उनको भी फारसी में अनुवाद करवा दिया, यानी उसको भी ट्रांसलेट करवाने का आदेश दे दिए कि इनको भी क्या करो, फारसी में अनुवादित करो। महाभारत का जो अनुवाद था, महाभारत को जो अनुवाद किया गया था उसको बोला जाता है रजनामा, यानी युद्धों की पुस्तक। तो यहां से देखो दोस्तों कितने छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब क्वेश्चन देखो, जैसे ये बताऊं मैं आपको, महाभारत का जो अनुवाद है उसको किस नाम से जाना जाता है, यानी महाभारत के फारसी अनुवाद को तो हम बोलेंगे रजनामा। अब ये बोलेंगे कि बाबरनामा कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी और किस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करवाया गया, तो बाबरनामा जो था वो तुर्की में लिखी गई थी और उसको फारसी में ट्रांसलेट करवाया गया था। फिर इसके बाद अगर कोई बोले कि अकबरनामा जो था वो कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो वो फारसी भाषा में लिखा गया था। छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां पे ध्यान से देखो। पांडुलिपियों की रचना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कई बच्चे बोलते हैं इस चैप्टर की वीडियो उस चैप्टर की वीडियो, मैंने बनाई है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जिसको नाम दिया है मैंने एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, एपिसोड 5, एपिसोड 6, एपिसोड 7, एपिसोड 8 और एपिसोड 9, यानी कि 9 एपिसोड हैं। उन 9 एपिसोड में आपको मिक्स वीडियो मिलेगी। मिक्स वीडियो का मतलब है किसी भी चैप्टर की कोई भी वीडियो मिल सकती है। तो ये जो किताब खाना वाला, शाही किताब खाना वाला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से बहुत बार पेपर में आता है। अब बहुत बार पेपर में आता है तो हमें क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार करना है। और मैंने ये चीज़ वहाँ पे आपको बता रखी है, लेकिन फिर दोबारा बता दूं क्योंकि भाई कितना भी समझा लो कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको समझ में बातें आएंगी नहीं, तो यहाँ दोबारा बता देता हूँ। तो आगे देखो कि मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात मतलब हाथ से लिखी हुई पुस्तकें थी। पांडुलिपि रचना का जो मेन केंद्र होता था जहाँ पे लिखा जाता था उसको बोला जाता था शाही किताब खाना। शाही किताब खाना जो है वहाँ पे क्या होता था, ये एक लिपि घर था, यानी इस जगह पर क्या होता था कि बादशाह की पांडुलिपि जो होती थी उसका संग्रह रखा जाता था, कलेक्शन होता था उसकी पांडुलिपियों का, और जो नई पांडुलिपियां होती थी उनको यहाँ पे रचा जाता था यानी लिखा जाता था। पांडुलिपियों की रचना के में विविध प्रकार के काम करने वाले बहुत लोग शामिल होते थे, ठीक है, अलग अलग तरह के काम करने वाले, जैसे कागज बनाने वाले जो लोग होंगे, यानी कि पांडुलिपि के जो पन्ने तैयार करने वाले हैं वो अलग होंगे। सुलेख यानी जो इनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी, जो उसकी नकल तैयार करते होंगे वो अलग होंगे। कोफ्तगारों की पृष्ठों को चमकाने के लिए, यानी जो कोफ्तगार होते हैं वो पेजों को चमकाने का काम करते थे, ये अलग होंगे। चित्रकार वो होंगे जो उसमें चित्र वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो ये अलग है। जिल्द साज यानी जो उसके पन्नों को इकट्ठा करके उसको सिलकर उसमें बाइंडिंग वगैरह जो भी करी जाती थी वो करने वाले लोग क्या होंगे, उस अलग होंगे। यानी सभी लोगों के अलग अलग लोग थे और उनके काम बटे हुए थे। जो तैयार पांडुलिपि है, तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के रूप में देखा जाता था, क्योंकि भाई आपको पता है उस टाइम पे जो पुस्तक लिखी जाती थी, पांडुलिपि लिखी जाती थी, उसको लिखना कितना ज़्यादा कठिन होता था। कठिन क्यों होता था, क्योंकि आज की तरह इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है कि लिखा और छाप दिया। हाथ से लिखा जाना, आप सोचो कि कोई पुस्तक हाथ से लिखा जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये तो शुक्र मनाओ कि यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, चित्र बनाने वाले अलग हैं, काम बट गए। अगर किसी एक व्यक्ति को ये काम करना होता फिर तो भाई ना जाने क्या होता उनके साथ। तो इस तरह के सौंदर्य को अस्तित्व में लाकर इन पांडुलिपियों के संरक्षण मुगल बादशाह को अपनी शक्ति दर्शा रहे थे। और इसी तरह क्या हुआ कि इन पांडुलिपियों की वास्तविक रचना में शामिल कुछ लोगों को भी पदवियां और पुरस्कारों के रूप में पहचान मिली। जो इन पांडुलिपियों की रचना करते थे उनको क्या दिया जाता था, पदवियां दी जाती थी, उनको गिफ्ट दिए जाते थे, पुरस्कार दिए जाते थे। जैसे सुलेखक हो गए, चित्रकार हो गए, इनकी तो समाज में उच्च प्रतिष्ठा थी, यानी इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली हुई थी। जबकि जो अन्य थे जैसे कागज बनाने वाले, जिल्द साज, ये गुमनाम कारीगर थे। हालांकि मेहनत जो होती थी वो इनकी होती थी। जैसे मान लो आप देखते हो सिंगर वगैरह होते हैं, जो प्लेबैक सिंगर होते हैं, यानी कि जो हमारे सामने स्क्रीन में गाना बज रहा होता है उसमें एक्टर वगैरह होते हैं वो होंठ हिला रहे होते हैं, लेकिन जो गाया होता है वो किसी और ने। हम क्या सोचते हैं, हम तो भाई बस एक्टर को वैल्यू दे देते हैं। सिंगर का हमें कई सिंगरों के तो नाम तक नहीं पता होती किसने गाया है किसने लिखा है, यानी वो जो उसके लिरिक्स राइटर होंगे, जिसने लिरिक्स लिखे होंगे या जिसने उस गाने को गाया होगा, जो प्लेबैक सिंगर होगा, वो क्या है, वो गुमनाम ही रह जाते हैं। गुमनाम जो वो
फायदा ले जाता है वो ले जाता है एक्टर। इसी तरीके से कि भाई मेहनत तो इनकी भी थी जिल्द साजों की, लेकिन जो वैल्यू ज़्यादा दी गई थी वो तो चित्रकारों को और सुलेखों को दी गई थी। ये तो सिर्फ गुमनाम कारीगर ही रह गए थे। सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी। यह एक तरह की शैली का मतलब होता है स्टाइल। यह एक तरह की शैली थी जिसने लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। इसे 5 से 10 मिलीमीटर की एक नोक वाली छड़ सरकंडे जिसे कलम बोला जाता था उसके टुकड़े में स्याही में डुबोकर सामान्यतः कलम की नोक में बीच में छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था ताकि वो स्याही जो है आसानी से सोख ले। वो एक सरकंडा होता था, आपने अगर देखा होगा गांव वगैरह में होता है, पता नहीं उसका क्या नाम होता है, नाम तो ये नहीं पता, उसमें जिसमें फूल फूल होते हैं, वो पतली सी डंडी होती, तो उसको क्या करते थे नीचे से ना उसको कुछ इस तरीके से बना लेते थे, इसकी निब बना लेते थे उसको ब्लेड से काट के या जैसे भी, और बाद में यहाँ पे एक चीरा लगा देते थे। चीरा इसलिए लगा देते थे ताकि जब वो उसको डुबोएंगे ना स्याही में तो स्याही वो सोख लेगा, स्याही सोख लेगा तो वो अच्छी हैंड राइटिंग देगा, अच्छे से लिखा जाएगा उससे लिखने के बाद। तो इस तरीके से लिखा जाता था। ठीक है, तो ये हमने पांडुलिपि वगैरह के बारे में पढ़ा है। अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बहुत ज़्यादा आता है। रंगीन चित्र टॉपिक है हमारा, रंगीन चित्र। हमने पिछले अनुभाग में पढ़ा कि मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहासकारों में लिखित पाठ के साथ ही इन घटनाओं को चित्रों के द्वारा भी दर्शाया जाता था, क्योंकि आपको पता है कि चित्र जो होते हैं वो किसी भी पुस्तक को अट्रैक्टिव बनाते हैं, आकर्षित बनाते हैं। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाना होता था तो सुलेखक उसके आसपास कुछ जगह छोड़ देते थे। जैसे मान लो उसने यहाँ पे लिखा है और यहाँ उसे चित्र बनवाना है तो वहाँ पे वो जगह ब्लैंक छोड़ देंगे ताकि लिखने के बाद वो क्या होगा, चित्रकार वहाँ पे चित्र बना दे। ठीक है, वो क्या करता था उसमें चित्र बनाता था जिन्हें पांडुलिपि के पृष्ठों पर आसानी से लगाया देखा जा सकता था। इसके बाद है चित्रों को न केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य, यानी चित्र केवल अट्रैक्शन नहीं बढ़ाते, खूबसूरती नहीं बढ़ाते, बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा और राजा की शक्ति के विषय में जो बात ना कही जा सके ऐसे विचारों को भी क्या है दर्शा देते हैं। आपको पता है कि चित्रकला एक ऐसी कला है जिसमें बहुत सारी बातों को बिना कुछ लिखे ही हम दर्शा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर चित्र को हम चित्र बनाए उसके नीचे पूरी कहानी लिखें ये चित्र क्या है। चित्र एक ऐसी चीज़ है जिसको ध्यान से देखकर भी हम उसमें क्या बताया जा रहा है उस चीज़ को समझ सकते हैं। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन करा। अबुल फजल ने बोला था जो चित्रकारी होती है वो एक जादुई कला है। उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है जैसे कि वो सजीव हो, यानी कि उसमें जीवन हो, इतनी खूबसूरती से पेश कर सकती है उसको।